नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपके साथ देश में कोरोना केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। ऐसे में योगी सरकार संक्रामक बीमारी की रोकथाम की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। इसी क्रम में सीएम योगी ने गोरखपुर में विशेष स्वच्छता अभियान का आगाज किया। इसके तहत पूरे राज्य में फॉगिंग और साफ सफाई कराई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि सफाई कर्मियों की वजह से लोग ही स्वस्थ रहते हैं, इसलिए इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि हर नागरिक स्वच्छता अभियान से जुड़े। सीएम योगी ने कहा है कि पूर्वांचल में पहले एक तरफ माफिया का कहर था तो दूसरी तरफ इंसेफ्लाइटिस और मच्छरों से फैलने वाली दूसरी कई बीमारियां, लेकिन अब सभी जिले इससे मुक्त होकर विकास की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। आपके कार्य को कभी भी इस रूप में रेखांकित करने का प्रयास नहीं हुआ। सफाई पहले भी करते रहे होंगे, कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, लेकिन उसको कभी प्रमाण पत्र नहीं मिला। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो उसको प्रमाणित भी करती हैं कि हां, इसका परिणाम ये है और इस परिणाम के फलस्वरूप इन सब का अभिनंदन किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमने इस पे सफलता प्राप्त की है और उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक समय बीमारियों का गढ़ बन चुका था। यहां पर लोग घबराते थे आने के लिए, या तो मलेरिया से या दिमागी बुखार से, और फिर एक समय डेंगू ने भी यहां पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। एक तरफ माफिया का कहर और दूसरी तरफ मच्छरों के कारण और गंदगी के कारण अव्यवस्था। लेकिन आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद इनसे मुक्त होकर के विकास की एक नई कहानी लिखते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अलग अलग इलाकों में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी और उनसे संवाद करके प्रशासन की तरफ से किए जाने वाले इंतजामों की जानकारी ली। गोरखपुर के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ित खुद को बेबस न समझें, क्योंकि प्रशासन हर स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए तत्पर है। सरकार हर बाढ़ प्रभावित की मदद कर रही है। जिन लोगों के मकान नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन्हें जमीन का पट्टा देने के साथ ही उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवा दिया जाए। एक बृहद कार्यक्रम हर जनपद में प्रारंभ किया गया है। गोरखपुर जनपद में भी, नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी बाढ़ बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों की फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो रही है, उसका भी सर्वेक्षण करके उन्हें मुआवजा देने के लिए अभी से निर्देशित किया जा चुका है। हर एक स्तर पर सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा शुरू हो गई है। ये यात्रा कल्याण सिंह के अतरौली स्थित आवास से चलकर एटा और कासगंज होते हुए सोरों गंगा घाट जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और उनके परिवार भी अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा पनेठी गंगीरी से होते हुए कासगंज पहुंचेगी और वहां से एटा जाएगी। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव को लेकर हम पूरे राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि नेताजी भी हमारे साथ रहें। हम अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं और कर भी लिया है। अब 2022 के चुनाव के लिए तैयार हैं और हम चाहेंगे कि नेताजी हमारे साथ भी रहें। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सख्त चेतावनी के बाद एसोटेक बिल्डर ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। एसोटेक और अथॉरिटी के कर्मचारी स्टिल्ट पार्किंग में बने अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे हैं। यहां स्टिल्ट पार्किंग में अवैध फ्लैट्स बनाए गए थे। 3 बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी
बिल्डर ने निर्माण नहीं रोका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सुपरटेक मामले में सख्ती के बाद एसोटेक बिल्डर खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने में जुट गया है। खबर सीतापुर से है, जहां पर रहस्यमय बुखार का कहर बरपा हुआ है। बसेती में बुखार की चपेट में सैकड़ों ग्रामीण हैं। ग्रामीण आपको बता दें कि दावा कर रहे हैं 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दावा किया जा रहा है, एक महीने में 50 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। गांव में सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में हैं। जिला अस्पताल में दर्जनों मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो रवैया अपनाया हुआ है, इससे स्थानीय लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कितने लोगों की मौत हो चुकी इन 6 महीनों में? 6 महीना में यहाँ बहुत मौत हो गई है, बहुत है। पर बीमारी बहुत भयंकर चल रही है। कैसे बुखार आता है? जाड़ा लग के बुखार आता है। तो आपकी पोती को क्या हुआ था? बुखार लग आया था जी। कब डेथ हुई, कब मृत्यु हुई इसकी? लमसम 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ता। कोई डॉक्टर की टीम में आई या कोई टीम नहीं आई रहा तब। कोई नहीं आया। हाँ। अभी तक आपके गांव में कितने लोग वायरल बुखार की चपेट में हैं? अरे पूरा गांव है लमसम 90%। कि अभी तक का यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का एक भी कर्मचारी इस गांव में दौरा करने नहीं आया है। लोगों की माने तो अब तक करीब 1 महीने के अंदर 50 से अधिक यहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन यहाँ पर मरीजों को देखने के लिए नहीं आया है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। फिरोजाबाद में डेंगू से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम भी एक बच्ची की मौत हो गई। हर दिन डेंगू 1-2 बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़े जिला प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। डेंगू के प्रकोप को रोकने और जांच के लिए दर्जनों टीमें जनपद में मौजूद हैं और इस बीमारी की रोकथाम के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बहुत परेशान रह रही थी, मैं घबरा गई। मैंने कि देखूं तो मैंने डॉक्टर से बोला, अब वो गई नहीं, बोले कि हमने रेफर कर दिया है। डॉक्टर बोले रेफर कर दिया है। खून के लिए बोला गया था। खून के लिए बोला गया। यहाँ खून नहीं मिला। उन्होंने बोल दिया रेफर कर दिया है। तो हमने कहीं गाड़ी आड़ी की कोई व्यवस्था कर दो तो हम ले जाएंगे। वो भी व्यवस्था नहीं। मऊ जिला महिला अस्पताल जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में दोनों की मौत हुई है। उनका यह भी आरोप है कि डेड बॉडी ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें शव को ठेले पर ही ले जाना पड़ा है। परिजनों का कहना है कि इलाज के अभाव में पहले सुबह बच्चे की मौत हो गई। वहीं जब महिला की तबीयत काफी बिगड़ने लगी तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को जबरन दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और अस्पताल से बाहर कर दिया। इलाज के अभाव में अस्पताल के गेट पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर कुछ और ही बात कह रहे हैं। जी, ये पैदाइश हुआ था, इसमें तो दवाई वाली करें तो कल दवाई नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगा, सब अब लोग बाहर जाइए। ऐसे दवाई नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस मांगे हम लोग, एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगा। अब टेम्पो, अपना टेम्पो भाड़ा लगा के ले, हम लोग टेम्पो भी लेके आए। बस। तो डिलीवरी हुई थी? हाँ, डिलीवरी हो गई। हमारा बच्चा पैदा हुआ था, हम लोग कहने सुई दवाई करिए जा। और इनको क्या हुआ? कागज पत्र देखिए। ये इनको क्या हुआ जो लेटी है? मर गई। ये भी मर गई? सुनवाई नहीं कर रहे, लड़का भी मर गया, वो भी मर। तो ये लोग मतलब ले जाने को तैयार नहीं हुए। एम्बुलेंस दिया जा रहा था, ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जैसा एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे बताया। तो और बाकी जो भी बातें मैं कह रहा हूँ उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए हैं। करंट की नहीं, मैं जांच कराऊंगा। ये तो संवेदनहीनता का मामला है अगर इस तरह कोई बात है, और अगर स्टाफ नहीं रहते हैं तो उसके बारे में जांच करके जो भी हमसे कार्रवाई बनती पड़ेगी, या तो ट्रांसफ़र करेंगे या सस्पेंड करेंगे, वो कार्रवाई मैं करूँगा। कोरोना का गेम ओवर हो गया। उत्तर प्रदेश के 29 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 62 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं है। 13 जिलों में सिंगल डिजिट में मरीज हैं। 24 घंटे में 18 नए मरीज, 31 स्वस्थ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोविड केस 235। उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर 98.7% है। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.01% हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस काफी कम है। 13 जिलों में सिंगल डिजिट में सिर्फ केस हैं और 24 घंटे में 18 नए मरीज सामने आए हैं। कुल 235 अब एक्टिव केस रह गए। एक दौर वो था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत कम रह गई है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और वैक्सीनेशन को लेकर अफसरों के साथ गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पर बैठक की। इसके अलावा स्वच्छता अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। जिले की नोडल अधिकारी मोनिका एस गर्ग समेत तमाम आला अफसर बैठक में मौजूद रहे। क्या तैयारियां हैं, इसके संदर्भ में अमेठी जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। डेंगू से लेकर स्वच्छता अभियान तक हमारा ये संकल्प है कि जनता जनार्दन के मध्य में इन सारे विषयों को हम जो निगरानी समिति है हर ग्राम पंचायत में उनके माध्यम से जनता के मध्य में पहुंचाएं। विशेषतः बच्चों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारी की टीम ने जो तैयारी की है उसकी समीक्षा भी की। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बैडमिंटन के SL6 वर्ग में फाइनल में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चूमान की 21-17, 16-21, 21-17 को हराया। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में यह भारत का चौथा पदक है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का 5वां गोल्ड है। कृष्णा से पहले बैडमिंटन में प्रमोद भगत गोल्ड, सुहास यतिराज सिल्वर और मनोज सरकार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत की पदकों की संख्या 19 हो गई है। भारत ने अब तक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में 5 और बैडमिंटन में 4 पदक जीत चुका है। गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। एक पैरालंपिक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर प्लेयर का जो ड्रीम होता है वो होता है कि वो पैरालंपिक में मेडल लेकर गया है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर गया हूँ मेरे इंडिया के लिए। और मैं मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए। और बहुत जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए आज वो सारे पूरे हुए। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुद एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं? कैसे बढ़ाएं अपने बिजनेस को आगे? स्टार्टअप से जुड़ी हर जरूरी बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। कौन सा आइडिया ठीक रहेगा एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए? तो मैं यहाँ आइडिया दूं तो कोई आइडिया किसी के लिए तो अच्छा होगा पर कोई और आइडिया किसी और के लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं बहुत सारे आइडिया देने की जगह आइडिया का फ्रेमवर्क देता हूँ। देखिए मिशन साहस आज दोपहर 2:30 बजे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एसोसिएट स्पॉन्सर NIT ग्रेटर नोएडा, ग्राफिक एरा, BL एग्रो और मेदज पावर एंड इंफ्रा कंसल्टेंट। स्वागत है। ब्रेक के बाद पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान सामने आया। योगी सरकार के खिलाफ विवादित बयान दिया है। इंसान और शैतान के बीच लड़ाई। रामपुर में आजम खान के परिवार से की मुलाकात, आजम खान की रिहाई की दुआ की है। तो पूर्व राज्यपाल ने का विवादित बयान यहां पर सामने आया है। सरकार लगी बीजी हो जब कोर्ट तक मंजूर कर दिए जाए, मतलब एक के बाद एक मुकदमा कायम किए जाए, जो छोड़ा जाए तो फिर पीछे गवर्नमेंट लग जाए दोबारा रिवाइव कराने के लिए दुआ कीजिए। शैतान की और लड़ाई है, मतलब राक्षसों की। राक्षस शैतान खून पीने वाले दरिंदे तो एक तरफ वो हैं, एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है। और बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, किस संदर्भ में इस बयान को दिया गया, क्या सवाल था और आखिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग पूर्व राज्यपाल को करना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से आजम खान करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो सीतापुर जेल में बंद है और इस समय उनकी तबीयत खराब है, मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उसको लेकर के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जो है वो आजम खान के परिवार से मिलने के लिए रामपुर आए थे और उन्होंने कहा कि मैं कोरोना की वजह से रामपुर नहीं आया था, लेकिन क्योंकि मुझे रामपुर आना है, भाभी है, भाभी के पास आया हूँ और इनको मतलब मैं सपोर्ट करने के लिए आया। वहीं उन्होंने आजम खान की रिहाई के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि आजम खान की रिहाई पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ इंसान और शैतान के बीच लड़ाई है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो खून पीने वाले लोग हैं, दरिंदे लोग हैं, और एक तरफ कहीं उन्होंने आजम खान का बिना नाम लिया गया, एक तरफ वो इंसान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भले ही आजम खान के ऊपर संकट के बादल हो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने भाषा जो है मतलब जो दिखाई है, वो भाषा का प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट ये बताती है, कहती है कि यकीन मानिए टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वहां वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे।
यह हौसला न होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता।